ठीक है जो सब, तो आज हम लोग बात करेंगे फॉलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड के बारे में। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूछा जाता है, तो इसको हम लोग एक कॉन्ट्रारी के रूप में पढ़ेंगे पैपिलरी कार्सिनोमा और थायराइड के बारे में। जैसे जैसे पैपिलरी कार्सिनोमा और थायराइड से हम लोग इसको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे एज अ कॉन्ट्रारी, राइट। अगर तुमने पैपिलरी कार्सिनोमा और थायराइड नहीं देखा है तो उसको पहले देख लेना, फिर इस पर आना। अगर अगर वो नहीं देखा है तो भी मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसको समझा लूँ अलग से इसको टॉपिक पे डील करूँ, ठीक है। बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या है, इट इज़ सीन इन आयोडीन डेफिशिएंट एरिया। अभी क्या था, पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड जो था आयोडीन सफिशिएंट एरिया में दिखता था, ये आयोडीन डेफिशिएंट एरिया में दिखेगा। वो 30 से 40 साल में दिखता था, ये 50 से 60 साल में दिखेगा, राइट। मोस्ट कॉमन थायराइड मेलिग्नेंसी सीन इन पेशेंट हैविंग लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर। यहाँ पे अगर तुम्हारा लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर किसी का हिस्ट्री रहा हो, बेसिकली वो TSH डिपेंडेंट ट्यूमर है और बेसिकली वो हो सकता है आयोडीन सफिशिएंट एरिया में हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस है मल्टी नोडुलर गोइटर के, लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर के, उसके कारण से हो सकता है। वहाँ पे क्या रिस्क फैक्टर था कि कोई हिस्ट्री ऑफ इरेडिएशन रहा हो, कोई थायरोग्लाइकल डक्ट सिस्ट रहा हो, ठीक है ना। तो उस कारण से कोई मतलब एबरेंट थायराइड वायराइड जो भी रहा हो तो उसके कारण से हो सकता था। लेकिन यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग स्टैंडिंग जो है उसके कारण से रहता है, ठीक है ना। मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग जो है गोइटर के कारण से रहता है, राइट। तो इसके जो 7 म्यूटेशंस जो हैं एसोसिएटेड रहेंगे, उसको एक निमोनिक से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि देखो पहले तो जान लो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। रास होता है, म्यूटेशंस इसमें होते हैं, और क्या क्या होते हैं। रास के अलावा P10 म्यूटेशंस हो सकता है। P10 के अलावा क्या म्यूटेशन है, P53 म्यूटेशन रहता है। अब PAX8 PPAR1 होता है, ठीक है ना। अभी इसको कैसे याद करोगे, तो इसको याद करने की सिंपल एक चीज़ याद रखो, PPAR1 खत्म। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि P से P10 हो गया तुम्हारा, P से एक और P53 हो गया, ठीक है। आर से तुम्हारा RAS हो गया, तो ये 3 सेटिस्फाई हो गए। इसके अलावा PPAR1 है ही, ठीक है ना। होता है, सही समझ में आता है। क्या क्या बोला मैंने, P10 हो सकता है, P53 हो सकता है, A से कुछ नहीं है, R से क्या है, रास है, और PPAR1 है, तो बस वही होगा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो आसानी से इसको याद कर लिया हमने म्यूटेशंस इसके। और तुम्हें ये नीट एग्जाम में भी बहुत काम आएगा ऑब्वियसली, ये थोड़ा तुम्हारा जो भी निमोनिक वगैरह जो भी है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, सडन इंक्रीज इन स्वेलिंग विद मिनिमल और नो पेन विदाउट एविडेंस ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन का एविडेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि पैपिलरी कार्सिनोमा में क्या था कि तुम्हारा हो सकता था कि कंप्रेशन ऑपरेशन के सिम्टम्स आए वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कंप्रेशन के सिम्टम्स जनरली नहीं आते हैं, ठीक है, और पेन वेन नहीं होता है, मिनिमल पेन होता है, राइट। और सडन इंक्रीज होता है इन द साइज ऑफ द स्वेलिंग, ठीक। इसको कैसे, पैथोलॉजी इसकी क्या है, पैथोलॉजी में बेसिकली एक सॉलिटरी नोड्यूल की तरह दिखेगा। ये देखो सॉलिटरी नोड्यूल है, वेल डिफाइंड कैप्सूल रहेगा। वहाँ पे क्या होता था, मल्टीफोकल नोड्यूल था, मल्टी सेंट्रिक नोड्यूल था, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है कि कैप्सूल हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे सॉलिटरी होगा, एक साइड होगा, और कैप्सुलेटेड होगा, राइट। तो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड यहाँ पे क्या है, हेमाटोजेनस रूट ऑफ स्प्रेड है, जो कि बोन्स में जा सकता है, फ्लैट बोन्स जैसे कि वर्टिब्रा, रिब्स, पेल्विस, स्कल। तो ये फ्लैट बोन्स पे ज़्यादा मेटास्टेसाइज करता है, जैसे कि वर्टिब्रा, रिब्स हो गया, ठीक है। वर्टिब्रा हो गया आपका फ्लैट बोन है एक तरीके का, रिब्स हो गया, पेल्विस हो गया, स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, पेल्विस, स्कल में हो सकता है। ऑस्टियोलाइटिक सेकेंडरीज हो सकते हैं, या हाइपरवैस्कुलर एरिया इज सीन, जैसे पल्सेटाइल सेकेंडरीज। तो यहाँ पे बेसिकली तुम ऑस्टियोलाइटिक सेकेंडरीज देख सकते हो, या हाइपरवैस्कुलर देख सकते हो कि मतलब देखो कोई भी अगर बोन को खा जाने वाली सेकेंडरीज देखोगे, ऑस्टियोलाइटिक हो गया, या हाइपरवैस्कुलर देख सकते हो, और उसी को क्या कहते हैं, पल्सेटाइल सेकेंडरीज कह सकते हैं। उसी को क्या कहेंगे, पल्सेटाइल सेकेंडरी, या हाइपरवैस्कुलर, या ऑस्टियोलाइटिक सेकेंडरीज कह सकते हैं, ठीक है। नो लिम्फेटिक स्प्रेड, इसका कोई भी लिम्फेटिक स्प्रेड नहीं होता है। नो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, लो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, वहाँ पे क्या होता था कि इप्सिलेटेड सर्वाइकल नोड लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई लिम्फ नोड का मेट्स नहीं होगा। ऑस्टियोलाइटिक सेकेंडरीज होंगे, हाइपरवैस्कुलर एरियाज जो कि पल्सेटाइल सेकेंडरीज कहते हैं, राइट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या हो गया होंगी, समझो कि बायोप्सी लोगे तो एज FNAC कैन नॉट बी डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलिकुलर एडिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो ये बेसिकली FNAC जो है फॉलिकुलर एडिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा को नहीं डिफरेंशिएट कर सकता, क्योंकि FNAC आपको कैप्सूलर का वो नहीं दिखा सकता, ठीक है।
और कैप्सुलर इन्वेजन नहीं दिखा सकता, लेकिन बायोप्सी जो है तुम्हें कैप्सुलर इन्वेजन दिखा सकता है, तो तुम समझ सकते हो कि हाँ फॉलिकुलर कार्सिनोमा है या नहीं है, ठीक है ना। प्रोग्नोसिस इसकी ऑब्वियसली अच्छी होगी, ठीक है। पाइपलारी कार्सिनोमा की बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है 95% 10 ईयर सर्वाइवल रेट, इसके प्रोग्नोसिस ठीक होगी बस। ट्रीटमेंट में क्या करोगे? ट्रीटमेंट में यहाँ पे देखो, एक तो क्या कर सकते हो कि एक तो देखो समझो पैपिलरी कार्सिनोमा मल्टीसेंट्रिक था, बायलेटरल ट्यूमर था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही मतलब कि यूनिसेंट्रिक है या एक साइड है, सॉलिटरी है, ठीक है, एक ही लोब में इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या कर सकते हैं, हेमीथायरॉइडेक्टमी कर दो कि हाँ एक लोब निकाल दो, कट एंड सेंड, फिर उसको निकाल लिया तो क्या करोगे, इसको निकालने के बाद कट एंड सेंड फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसी लोग को तुमने हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर दिया, रिजल्ट 2 से 3 दिनों में आ जाएगा, बिनाइन है तो डिस्चार्ज कर दो, ठीक है। अगर बिनाइन यही कार्सिनोमा निकल के आता है तो डिस्चार्ज कर दो, राइट। और अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा का है तो टोटल थायरॉइडेक्टमी कर दो। अगर यही 4 चीज़ जो है 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी है तो टोटल थायरॉइडेक्टमी तुम्हें परफॉर्म करनी है। तो पोस्ट ऑफ इसमें भी कुछ एक पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल होता है, जैसा कि तुम्हारा पैपिलरी कार्सिनोमा तुमने सुना था, तुम बेसिकली मेड्स प्रेजेंट, मेड्स एब्सेंट में, मेड्स अगर एब्सेंट होगा तो, अगर मेड्स प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले तो राई एब्लेशन हाई डोजेस में करा दोगे, सीधा करना सिंपल काम। मेड्स नेगेटिव है तो उसको घर भेज दोगे, फॉलोअप करोगे थायरोग्लोबुलिन से, अगर थायरोग्लोबुलिन बढ़ा हुआ आएगा तो वही रायू करा दोगे, मतलब कि रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक करा सकते हो, और लुक फॉर मेड्स, और उसके बाद लुक करोगे मेड्स के लिए। फॉर फॉलिकुलर कार्सिनोमा गिव सब्स्टिट्यूशन डोज आफ्टर टोटल थायरॉइडेक्टमी थायरॉक्सिन 0.2 ग्राम, वहाँ पे 0.3 ग्राम सब्स्टिट्यूशन डोज, वहाँ पे देखो THS डिपेंडेंट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एक सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा तुम्हें थायरॉक्सिन के लिए, तो 0.2 ग्राम जो है टोटल थायरॉक्टमी के बाद 0.2 जो है मिलीग्राम तुम्हें देना पड़ेगा थायरॉक्सिन, ठीक है ना। समझ में आती है ये चीज़। तो ये बात रही तुम्हारी फॉलिकुलर कार्सिनोमा के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।